हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं एक बेसिक टॉपिक, गणित का एक बहुत ही बेसिक टॉपिक जो आप सभी की जानकारी में होना चाहिए कि किसी भी संख्या का कैनोनिकल निरूपण क्या होता है। किसी संख्या को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में किस तरह लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड का मानक रूप क्या होता है, ये सब आज हम सीखेंगे। बहुत सारे उदाहरणों के साथ सीखेंगे ताकि आपको कोई भी प्रकार का आपको डाउट न रहे। तो चलिए हम डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन ये है, एक से बड़ी किसी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के घात के रूप में लिखना है। यानी कि अभाज्य संख्या है, उनकी कुछ कुछ घातें और उनके गुणे के रूप में अगर आप किसी संख्या को व्यक्त करते हैं तो ये निरूपण उस संख्या का कैनोनिकल निरूपण कहलाता है या कैनोनिकल रूप कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने ले लिया 18, ठीक है ना। अब 18 को देखो मैं किस तरीके से लिख पा रहा हूँ। पहले तो आप 18 का गुणनखंड कीजिए। चलो हम 18 का गुणनखंड करते हैं। दो, पहले 2 से भाग दूंगा इसको मैं तो 2 9 बार में जाएगा। अब 9 2 से जाता नहीं है तो अब मैं 3 से भाग दूंगा तो 3 बार में जाएगा, है ना। फिर 3 3 से भाग देके 1 बार में जाएगा। तो ये जो है ना, ये गुणनखंड बनेगा। तो 18 को लिख सकते हैं 2 गुणित 3 गुणित 3, 2 तिया 6, 6 तिया 18, ठीक है ना। अब ये 2 हो गया और ये 3 का वर्ग लिख सकते हैं। 3 गुणित 3 मतलब 3 का वर्ग और 2 की घात 1। तो आप देख रहे हैं कि ये 18 का कैनोनिकल निरूपण कहलाता है। ये जो चीज आप देख रहे हैं, ये 18 का कैनोनिकल निरूपण हो गया। क्यों? क्योंकि हमने 18 को अभाज्य संख्याओं के कुछ कुछ घातों के गुणे के रूप में व्यक्त किया। यानी कि अगर आप किसी संख्या को कौन से गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर पा रहे हैं? अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड। यानी ये अभाज्य संख्या है, देखो 2 3 अभाज्य संख्या है। घातें चाहे कुछ भी हो सकती है, वो तो हर संख्या के हिसाब से अलग अलग घात, किसी में 5 घात, किसी में 10 घात, किसी में 2 घात, 4 घात, 8 घात, 7 घात, 3 घात, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो नीचे है, जो ये है, वो हमेशा अभाज्य संख्या ही होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। अभी बहुत सारे उदाहरण हम आपको दिखाएंगे, आप घबराएं नहीं। तो इस तरीके से आपको निरूपण करना है और वही कहलाता है उस संख्या का कैनोनिकल निरूपण, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए 20 है ना, 20 है। अब आप बोलोगे सर 20 को तो आप 4 गुणित 5 लिख सकते हो। जरूर लिख सकते हैं 20 को हम 4 गुणित 5, मगर ये इसका कैनोनिकल निरूपण नहीं है, क्योंकि ये अभाज्य संख्याओं के गुणे के रूप में आप नहीं लिखे हो। ये 4 अभाज्य संख्या थोड़ी है, ये तो भाज्य संख्या है। तो हमको पूरा बारीक से तोड़ते हुए कि भाई उसको और न तोड़ा जा सके, उस टाइप से हमको लिखना है। तो आपको 20 को सबसे पहले 2 से भाग देना है तो 2 दहाम 20, फिर है ना 20 को किससे भाग देना है? 2 से भाग देना है तो 2 दहाम 20 हो गया। फिर 10 को किससे भाग देना है? 2 से भाग देना है तो 2 पंचे 10। 2 से भाग अगर ये नहीं जा पाता तो 3 से दे, मतलब शुरुआत आपको 2 से करनी है, ठीक है ना। और लास्ट में अगर अभाज्य संख्या बच जाए, जैसे अब ये अब 5 बच गए तो 5 5 से विभाजित हो जाएगा। अब 1 बच गया, अब 1 बचने के बाद आपका काम खत्म, ठीक है। तो अब आपको आगे और काम नहीं करना है, इसमें हो गया। तो 20 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 20 को लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 5, अर्थात 2 का वर्ग गुणित 5 की घात 1। तो ये 20 का कैनोनिकल निरूपण कहलाएगा। यानी कि अब देखो ये 2 और 5 कौन है बताओ? 2 और 5 दोनों ही अभाज्य संख्या है। उस और घात तो 20 लाने के लिए, अब देखो 20 को आपने गुणनखंडित किया तो 2 2 5, 2 दूनी 4 5 20। तो 2 आया 2 बार, 5 आया 1 बार, यानी 2 की घात 2 और 5 की घात 1। तो घातों में क्या आ रहा है वो डिपेंड करता है कि उसका गुणनखंड कैसे हुआ है। बाकी ये जो आधार में है ये हमेशा अभाज्य संख्या होनी चाहिए, और इस प्रकार का निरूपण कहलाता है उस संख्या का कैनोनिकल निरूपण। एक आध बड़ा उदाहरण देखते हैं। मान लो मैं देखता हूँ 360 को देखता हूँ। चलिए 360 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? तो पहले आप 360 का गुणनखंड करो। 2 से जाएगा 180, फिर 2 से जाएगा फिर 90 आएगा, फिर 2 से जाएगा तो 45 आएगा। अब 45 2 से भाग नहीं जाएगा
3 से जाएगा 15 आएगा, फिर 3 से जाएगा 5 आएगा, फिर 5 से जाएगा तो 1 आएगा। ठीक है ना। इस तरीके से आपने उसको गुणनखंड किया। 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 24, 24 या 72, 72 पंचे 360। तो आप लिख सकते हो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5। 2 कितने बार आया? 3 बार, फिर 2 की घात 3 हो गया। 3 कितने बार आया? 2 बार, तो 3 की घात 2 हो गया। 5 कितने बार आया? 1 बार, तो 5 की घात 1 हो गया। तो देखो आपने 360 को किस रूप में व्यक्त किया? अभाज्य संख्याओं के कुछ कुछ घातों के गुणे के रूप में आपने 360 को व्यक्त किया है, और यही 360 का कैनोनिकल निरूपण कहलाएगा, कैनोनिकल निरूपण कहलाएगा। ठीक है। घातों में ये 3 2 1 क्यों आया? क्योंकि उस हिसाब से इन लोग गुणनखंडित हुए हैं, उस हिसाब से टूटते हुए आया है, तो वो आया 2 3 बार आया है, तो 3 बार आया है। अब वो 360 की जगह अगर मैं 720 ले लेता तो हो सकता है 2 4 बार आया हुआ होता। ठीक है ना। तब ये 3 बार आया है, 3 2 बार आया है, और 5 कितने बार आया? 1 बार आया है। तो अभाज्य संख्या, ये देखो 2 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या। आप बोलते सर हम 360 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 4 गुणित 6 गुणित 15। आप देख लो, इसको ऐसा लिखने पर भी 360 आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये भी 360 के एक प्रकार से, ये भी 360 के एक प्रकार से गुणनखंड हुआ है। गुणनखंड, खंड मतलब टुकड़ा, गुणन मतलब गुणे के रूप में टुकड़ा, यानी एक संख्या को आप अधिक संख्याओं के गुणे के रूप में आप तोड़ सके तो वो गुणनखंड कहलाएगा। तो 360 का गुणनखंड ये भी है, 360 का गुणनखंड ये भी है। देख लो, 8 गुणित 9 गुणित 5 उतना ही आएगा, 360 आएगा। देखो यहां से भी उतना ही आएगा, 15 छक्के 90, 90 चौक 360, वही आ रहा है। और ये 8 या 72, 72 पंचे 360, वही आ रहा है। ये सभी 360 के गुणनखंड हैं, मगर ये कैनोनिकल रूप नहीं है, क्योंकि ये अभाज्य संख्याओं के रूप में एक्सप्रेस आपने इनको नहीं किया है। 6 अभाज्य संख्या थोड़ी है, 8 4 15 9, इसमें से कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है, बताओ। तो अगर आप 300 किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के घातों के, एक सारी की सारी अभाज्य संख्या रहनी चाहिए। अब ऐसे नहीं है, मान लो आपने इसको ऐसा व्यक्त किया कि सर क्या बोलते हैं, तो 2 की घात 3 लिख दो, इसको इसको 2 की घात 3 लिखो, और 3 3 9 लिख दो, और ये 5 लिख दो। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 2 और 5 अभाज्य संख्याएं हैं सर, 2 और 5 अभाज्य संख्याएं हैं, 9 भले नहीं है तो क्या हुआ, क्या ये अभी कैनोनिकल निरूपण में है? तो इसका आंसर होगा नहीं, यह कैनोनिकल निरूपण नहीं है, क्योंकि 9 तो अभाज्य संख्या नहीं है ना। तो आप समझ गए होंगे कि पूरी की पूरी क्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। घात में भले जरूरत के हिसाब से, क्योंकि हमको जो संख्या लेनी है उस हिसाब से घातें चढ़ेंगे उसमें, वो कैसे पता चलेगा? वो गुणनखंड करने पर पता चलेगा। तो घात में क्या आ रहा है वो बात की बात है, लेकिन ये आधार में सब की सब अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए, ये अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए, सारी की सारी। तब ये निरूपण क्या कहलाएगा? कैनोनिकल निरूपण कहलाएगा। तो हमें आशा है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको होमवर्क के रूप में ये दिया जा रहा है, आप इसे घर पे करें। 3 एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, इनका कैनोनिकल निरूपण आप करके हमें बताएं कमेंट में कि आपसे ये कैनोनिकल निरूपण हो गया कि नहीं हुआ, कहीं डाउट तो नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।